हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ प्रदीप जानी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th के इकोनॉमिक्स। गाइस, अभी रिसेंटली आपने 10th आपने क्वालिफाइड किया है और आपने कॉमर्स स्ट्रीम चुनी है। ठीक है गाइस, उसी में हमारा एक सब्जेक्ट है गाइस इकोनॉमिक्स। ठीक है गाइस, तो 11th में जो हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ना है गाइस वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में से ही एक चैप्टर है, हमारा पहला चैप्टर, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो गाइस, हम छोटे छोटे बेसिक बेसिक इनके टर्म्स समझेंगे और धीरे धीरे करके अपने चैप्टर को आगे करते हुए ले जाएंगे हम। ठीक है ना गाइस? तो धीरे धीरे करके टॉपिक वाइज हम चीज़ों को पढ़ते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमें ना पढ़ना है इसमें इकोनॉमिक्स में कि इकोनॉमिक्स है क्या, या मतलब कहाँ से आया है, क्या इसका मतलब क्या यूजेस है, क्या है मतलब इकोनॉमिक्स में। तो हम क्या पढ़ना है हमें इकोनॉमिक्स में, ये चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है गाइस? तो एक छोटे से एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करते हैं गाइस। जो हम पढ़ने जा रहे हैं गाइस, हमें 11th में जो पढ़ना है अपना, हमें गाइस हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है गाइस, हमें पढ़ना है गाइस माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं अपना। मैंने अभी आपको नोट्स दिखाए थे, मैंने आपके लिए नोट्स बना रखे हैं। ये इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, ये जो हमारा चैप्टर है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, ये चैप्टर अभी हमें आज हम करने जा रहे हैं। होपफुली हो सकता है कि आज हम इसको कंप्लीट भी कर दें। देखते हैं, धीरे धीरे करके चलते जाएंगे हम आगे करके। माइक्रो इकोनॉमिक्स गाइस, इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि हम लोगों को ये पढ़ना पड़ता है कि इकोनॉमिक्स में ना ये देखना पड़ता है हमें कि कोई भी ह्यूमन है अपना, कोई भी हम लोग जो इंसान है, हम लोग किस तरीके से एक्टिविटीज़ करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, ताकि हम अपनी अर्निंग को कर सके। ह्यूमन किस तरीके की कौन कौन सी एक्टिविटीज करता है, कोई व्यक्ति बिजनेस करता है, कोई एज अ जॉब करता है, कोई एज अ एंटरप्रेन्योर है, कोई एज अ टीचर है। तो अलग अलग तरह की, कोई फार्मर है, कोई एग्रीकल्चर काम करता है। तो अलग अलग तरीके के लोग क्या है कि एक्टिविटीज करते हैं, और उन्हीं एक्टिविटीज से वो क्या करते हैं, अपने लिए अर्निंग और अपना रेवेन्यू जो होता है वो जनरेट करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं कि हाउ, किस तरीके से जो ह्यूमन है कि एक्टिविटीज करते हैं ताकि वो अपना अर्निंग करने के लिए अर्निंग कमा सके। ठीक है गाइस? तो उसमें सबसे पहला वर्ड आता है गाइस इकोनॉमिक्स है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो इकोनॉमिक्स है क्या, ये चीज़ हम इसमें देखेंगे गाइस। गाइस, तो इकोनॉमिक्स में ना हम ये लोग पढ़ते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए राम नाम का एक व्यक्ति है। राम नाम का एक व्यक्ति है जो कि राम नाम का व्यक्ति मान लीजिए किसी कंपनी में काम करता है, XYZ नाम की कंपनी में राम नाम का एक व्यक्ति काम करता है। ठीक है? मान लीजिए उसकी जो मासिक सैलरी है, जो उसको मंथली सैलरी मिलती है, वो 15,000 मिलती है। तो अब उस राम को क्या करना पड़ेगा, उसी 15,000 में ही हैज टू मैनेज हिज होल मंथ इन 15,000। 15,000 है, 15,000 में उसको अपने घर परिवार का चलाने के लिए 15,000 को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है ना? उसके बाद नो और कोई ऑप्शन नहीं है रेवेन्यू के। तो किस तरीके से जो राम है वो उन 15,000 को यूज़ करेगा, किस तरीके से अपने परिवार को चलाएगा। मान लीजिए, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए कि जो मैंने अपना ही एग्जांपल लिया था, मान लीजिए राम है, मंथली इनकम कितनी है राम की, जैसे मैंने बताया मंथली इनकम 15,000 है। तो बहुत सारे खर्चे हैं, तो राम को इन्हीं 15,000 में उनका मैनेज करना पड़ेगा। यार मान लीजिए आपकी चाइल्ड एजुकेशन है, चाइल्ड एजुकेशन भी के लिए भी उनको मंथली देना पड़ेगा, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस। सबसे पहले तो बेसिक नीड जो उनकी होगी वो होगा फूडिंग, खाने पीने के लिए उनको सबसे पहले तो सबसे अर्जेंट जो रिक्वायरमेंट होगी वो इन्हीं की होगी। मान लीजिए 5,000 लगते हैं। चाइल्ड एजुकेशन मान लीजिए इनके हो गए 3,000 मान लीजिए, चलो। और यूटिलिटीज़ के बिल भी तो पे करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सिलेंडर भरवाना है, ये सब जो बिल्स होंगे ये भी होंगे। मान लीजिए मिसलिनियस मान के 2,000 हो गए, और भी मान लीजिए, और उनको सेविंग भी करना है ताकि कोई अनसर्टिनिटी आ जाए, डिजास्टर आ जाए, ऐसा ना हो, लेकिन अगर अचानक ही कभी आ जाए तो उसके लिए भी कम से कम 5,000 की सेविंग होनी चाहिए। 5 और 5 10, और आप देखेंगे कि 15,000। लेकिन फिर भी और भी कोई फैमिली फंक्शन है या किसी फैमिली फंक्शन में उनको जाना है। तो इकोनॉमिक्स में ना यही देखते हैं हमारे पास कि राम के पास ना कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। उसको वो जॉब करता है, जॉब से क्या उसको 15,000 रुपये मिलते हैं। तो इतनी 15,000 में राम को क्या करना पड़ेगा, अपने घर को मैनेज करना पड़ेगा। फूडिंग मैंने जैसे एग्जाम्पल लिया था, मैंने जैसे कि अपना एग्जाम्पल लिया था कि फूडिंग मेन तो बेसिक नेसेसिटी है, इसको पूरा करना पड़ेगा। चाइल्ड एजुकेशन के लिए देना पड़ेगा, यूटिलिटी जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बिल हो गए, सिलेंडर हो गए, और भी कोई मिसलिनियस बिल्स है, टेलीफोन बिल्स हो गए, तो यूटिलिटी के बिल हो गए, क्योंकि टेलीफोन भी अब नेसेसरी में आ ही जाता है कि हमें चाहिए ही चाहिए। सेविंग भी चाहिए चाहिए, मान लीजिए कोई अचानक एजेंसी, कोई तबियत खराब हो गई, कोई बीमारी है, तो हमें ये पैसा ये चीज चाहिए होगा। तो इकोनॉमिक्स में गाइस यही देखते हैं कि जो राम है, राम के पास 15,000 है, राम को पता है कि मेरे पास 15,000 है, इन्हीं 15,000 में मुझे मैनेज करना पड़ेगा। मुझे फूडिंग भी देखनी पड़ेगी, बच्चों की एजुकेशन की फीस भी देखनी पड़ेगी, मुझे यूटिलिटीज के बिल भी देखने पड़ेंगे, 2-3 हज़ार रुपये सेव भी करने पड़ेंगे, और भी कोई फैमिली फंक्शन है या कोई अचानक कोई ऐसा खर्चा आ जाता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो इकोनॉमिक्स में ना गाइस यही देखते हैं हम लोग के पास जो जो साधन है ना, जो रिसोर्स है हमारे पास। राम के केस में रिसोर्स, उसकी मंथली सैलरी कितनी, 15,000, वो लिमिटेड है कि उसको पता है कि 15,000 ही आएगा,
और मुझे नहीं 15,000 में मैनेज करना पड़ रहा है, लेकिन खर्चे तो बहुत हैं। ऐसी का इकोनॉमिक्स में ये देखा जाता है कि हमारे पास ना किस तरीके से ह्यूमन जो है, किस तरीके से हम एक्टिविटीज करें हम, कि अपने जो अवेलेबल सोर्सेज है हमारे पास उनका इतनी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके ताकि हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएं। हमारी जो मेन मेन जरूरतें होंगी ना, पहले हम उनको पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास पता है कि लिमिटेड 15,000 है। तो सबसे मेन जो जरूरत है, फूडिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे करने, चाइल्ड के एजुकेशन हो गया, ठीक है ना। सपोज मान लीजिए अगर राम को कोई मोबाइल परचेज करना है तो वो अपने हिसाब से देखेगा कि किस तरीके से करना है। वो ऐसे तो नहीं कर सकता कि 15,000 की महीने की सैलरी है और वो ओप्पो का 16,000 या 17,000 का मोबाइल ले ले। वो ऐसा ना गाइस नहीं करेगा वो ऐसा, ठीक है। तो इसी इकोनॉमिक्स में ये पढ़ा जाता है कि इकोनॉमिक्स में ना गाइस ये बोला जाता है कि हमारे पास जो अवेलेबल साधन है ना वो हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन हमें उन लिमिटेड साधन का इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि हम अपनी जरूरतों को, जो जरूरत हमें मैक्सिमम होगी, जो जरूरत हमें जिस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा होगी उसको हम पहले पूरा करेंगे हम, फिर हम धीरे धीरे करके करेंगे। तो इकोनॉमिक्स में ना कैसे हम यही समझते हैं कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास हैं कैसा हम उनका इस्तेमाल कर सके ताकि हम अपनी जो पूरी आवश्यकता है उनको पूरा कर सके। तो ये इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। मान लीजिए हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास भी रेवेन्यूज आते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, टैक्स के फॉर्म में हमारे गवर्नमेंट के पास रेवेन्यूज आते हैं, ठीक है गाइस। तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के खर्चे भी बहुत सारे हैं, रक्षा बजट बनाना है उनको, कंस्ट्रक्शन करवाने हैं, रोड बनवाने हैं, और मान लीजिए कोई डिजास्टर आ गया, मान लीजिए आप देखते हैं कभी रेल कोई डिजास्टर आ गया तो है ना, कोई उनको कैसे पूरा करना पड़ेगा, लिमिटेड है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट भी यही करती है कि जो उनकी जो प्रायोरिटीज होगी ना उनको पहले पूरा कर दी है। इकोनॉमिक्स में क्या यही पढ़ा जाता है कि हमारे पास जो साधन है ना वो हमारे पास लिमिटेड है और हमें उनका इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है कि जो जरूरत हमारी, जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, है ना। राम के केस में मैंने बताया था कि फूडिंग का है कि मान लीजिए खाना तो सबसे ज्यादा सबसे ऊपर होगा ना, सबसे पहले तो आपको वही पूरा करना पड़ेगा। तो ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बुक्स से आ जाते हैं, आपकी जो मैंने नोट्स बनाए उस पर आ जाते हैं हम। गाइस इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। गाइस डेफिनेशन ये है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न विद एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। मतलब कि ह्यूमन किस तरीके से अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको एलोकेट करेगा, बांटेगा, इन सच अ मैनर, इस तरीके से बांटेगा दैट कंज्यूमर मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन, जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूम कर रहा है उसको क्या हो, सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो, और प्रोड्यूसर को भी ज्यादा हो। प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, यानी प्रोड्यूसर को भी फायदा हो, ऐसा ना हो कि कंज्यूमर को फायदा हो, प्रोड्यूसर को भी प्रॉफिट हो और सोसाइटी जो उनका भी वेलफेयर हो। इकोनॉमिक्स में इसी तरीके से यही चीज देखते हैं हम कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है ना उनका हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकें ताकि सबको बेनिफिट हो, सोसाइटी में रहने वाले हर एक एलिमेंट को, हर एक लोगों को क्या हो, फायदा हो इसका। तो यही पढ़ा जाता है गाइज। उसके बाद है गाइज अगला है स्केयरसिटी। अगला जो हम पढ़ रहे हैं गाइज वो है हमारा गाइज स्केयरसिटी। स्केयरसिटी क्या है गाइज? स्केयरसिटी का ना हिंदी में मतलब होता है किसी चीज की कमी होना। जब किसी चीज की कमी होती है तो उसको हम स्केयरसिटी बोलते हैं। इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन व्हाट यू हैव इज लेस देन व्हाट यू विश टू हैव। मतलब जो आप सोचते हो कि क्या मेरे पास होना चाहिए वो आपके पास उतना होता नहीं जितना आपके सोचते हो कि मेरे पास ये होना चाहिए। राम जैसे राम के सामने, राम तो ये भी सोचता होगा कि मेरे पास काश 15 ना हो, 15 की बजाय मैं 1 लाख रुपए कमाता, लेकिन एक्चुअल में क्या है उसके पास। जो व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास जितना होना चाहिए उससे कम होता है, मतलब स्केयरसिटी। मान लीजिए किसी आप दुकान पे कोई सामान लेने गए, मान लीजिए 10 अंडे लेने गए, ठीक है ना। आपने दुकानदार से कहा, दुकानदार ने कहा कि मेरे पास अभी तो इस समय करंट में 6 अंडे हैं। आपने दुकानदार से मान लीजिए 10 अंडे मांगे और उसने कहा कि अभी करंट में मेरे पास 6 अंडे हैं, 4, लेकिन चाहिए आपको 10 थे, तो 4 की कमी है ना। स्केयरसिटी का मतलब किसी चीज की कमी होने पास, ठीक है ना। मान लीजिए आपको क्या नाम है उसका, आपको पॉकेट मनी के लिए 1000 रुपीज चाहिए थे, बट योर पेरेंट्स इज अलाउिंग यू टू डिलीवर 600। आपको केवल अभी वो 600 रुपए दे सकते हैं, तो आपको चाहिए 1000 रुपए थे, तो 400 रुपए की यहाँ पे कमी होगी ना। स्केयरसिटी मतलब इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन व्हाट यू हैव इज लेस देन व्हाट यू विश टू हैव। क्या आपके पास होना चाहिए था, बट क्या आपके पास होना चाहिए था उससे कम होता है जो आपके पास एक्चुअल में भी है। तो यही हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं गाइज। आगे देखते हैं गाइज चॉइस। गाइज जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, चॉइस का मतलब होता है कि किसी चीज को चुनने की आपके पास ऑप्शंस हैं। तो चॉइस में भी ये देखते हैं हम कि हमारे पास ये बोला जाता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारी, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है गाइज। तो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की लिमिटेड है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हम लोग उसको जनरेट करते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिसिटी के ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। तो हम ये देखते हैं कि चॉइस हम जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं ना गाइज, लेकिन उनके ना ऑप्शन जो है उनको यूज करने के तरीके काफी सारे हैं।
तो हम लोग वो चीज देखते हैं जिसमें हमें ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मतलब जो प्रायोरिटी है हमारा, जिसको यूज करना सबसे पहले प्रायोरिटी है, उसको हम यूज करते हैं अपना किसमें, इकोनॉमिक्स में। ठीक है, हम पढ़ते हैं आगे चॉइस का डेफिनेशन क्या है। चॉइस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, कि हमारे पास जो लिमिटेड साधन है उसमें से हम जो हमारे लिए ज्यादा जरूरत की चीज होगी ना उसको हम यूज करेंगे। इसमें बोला जाता है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जो हमारे पास साधन है अवेलेबल वो लिमिटेड हैं, और रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस है। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का हम काफी क्या नाम से काफी सारे यूज, फैन चला सकते हैं हम, उसकी इलेक्ट्रिसिटी से लगभग काफी सारे उसके यूज है ना। तो यही है कि चॉइस हमारे पास, मतलब जो रिसोर्सेज है ना हमारे पास, वो हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन हमारे पास उन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करने के जो ऑल्टरनेटिव वेज हैं। अब गाइस हम आगे देखते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है कहाँ से आया है ना, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं हम, क्या है इकोनॉमिक्स। गाइस इकोनॉमिक्स में तो हमने ये पढ़ा कि इकोनॉमिक्स में ये सिखाया जाता है हमारे कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, उसको हम इस तरीके से इस्तेमाल करें, इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें हम, कि हमारे पास जो हमारी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है ना उसको हम पूरा कर सके। सोसाइटी में रहने वाले हर एक एलिमेंट को उसका फायदा हो, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो सोसाइटी हो, सबको बेनिफिट हो। क्योंकि साधन हमारे पास लिमिटेड है सभी के लिए, लेकिन हम उनका इस तरीके से अच्छे से इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे पास जो हमारी मैक्सिमम जरूरतें हो सके उनको हम पूरा करेंगे, यही हम समझते हैं। गाइस जो इकोनॉमिक्स है ना, हमारा ग्रीक वर्ड से आया है, दो वर्डों से मिलकर बनाइए, ओइकोस और नेमन। जो है आप देख रहे हैं ओइकोस और नेमन। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड, और नेमन का मतलब होता है मैनेजमेंट, यानी किस तरीके से हम घर गृहस्थी संभालना। अगर सिंपल सी हिंदी में बात करें और इकोनॉमिक्स में बात करें, तो इकोनॉमिक्स में ओइकोस नेमन का मतलब है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ये तो हमें पता है, चलो हमने मान लिया कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, लेकिन उन लिमिटेड रिसोर्सेज का कितने अच्छे तरीके से हम इस्तेमाल कर सकें, उन लिमिटेड रिसोर्सेज का हम कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें ताकि हमारे पास जो अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, हम उनका इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें ताकि हमारी जो जरूरतें हैं उनको हम पूरा कर सकें। यही पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना गाइस। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब हम भी देख लेते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। गाइस देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जैसा कि आप देख रहे हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अदर वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अदर वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। गाइस माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना, जब हम किसी चीज के बारे में डिटेल में जानकारी जानना चाहते हैं, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में, आप अगर चित्र देख रहे होंगे, अगर फिगर देख रहे हैं आप यहाँ पर जो मैंने बनाया, इंडिविजुअल यानी किसी एक व्यक्ति के बारे में, किसी एक कंपनी के बारे में, किसी एक फर्म के बारे में, है ना, किसी एक चीज पर्टिकुलर चीज के बारे में हम जानकारी जानना चाहते हैं, तो वो हमारा किसके अंदर आ जाता है, माइक्रो के अंदर में। लेकिन अगर हम, मैंने दिखा रखा आपको तीन दिखा के, मान लीजिए हम तीन व्यक्ति यानी हम ज्यादा समूह के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैक्रो के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, किसी कंपनियों के ग्रुप के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो मैक्रो के अंदर कवर हो जाता है। माइक्रो में किसी इंडिविजुअल फर्म, किसी इंडिविजुअल कंपनी, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में जानते हैं। मैक्रो में व्यक्तियों के समूह के बारे में, कंपनियों के समूह के बारे में हम जानना चाहते हैं, मैक्रो के अंदर वो चीजें कवर होती हैं। ठीक है गाइस, अब हम पढ़ते हैं कि माइक्रो कहां से आया है। ठीक है गाइस, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम, आया है ग्रीक वर्ड माइक्रो, जिसका मतलब है स्मॉल। स्मॉल मतलब किसी एक कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी एक व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, किसी हम एक कंपनी के बारे में, व्यक्ति के बारे में, किसी एक फर्म के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है। ठीक है गाइस, मैं मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए टेलीकॉम इंडस्ट्री हमारी, टेलीकॉम इंडस्ट्री है हमारी, ठीक है ना। टेलीकॉम इंडस्ट्री में मेनली काफी सारी कंपनीज कवर होती है, बट मैं मेनली जो हम अपने जो हमारी इंफॉर्मेशन है मेनली, वो हमारा हम एक करते हैं हमारा रिलायंस जियो। सेकंड वन इज हमारा आप एयरटेल हो गया, आइडिया वोडाफोन हो गया। ठीक है, अगर सपोज मैं जानना चाहता हूँ, इन्फॉर्मेशन जानना चाहता हूँ या सेल्स जानना चाहता हूँ किसी भी रिलायंस जियो, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, तो वो मेरा माइक्रो के अंदर कवर हो जाएगा। और अगर मैं ऐसा जानना चाहता हूँ कि टेलीकॉम इंडस्ट्री की कितनी सेल्स हुई है 2019 में, तो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में क्या क्या कवर हो जाएंगी, जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज की कंपनीज है लाइक रिलायंस जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, तो जब उनकी टोटल सेल्स को जानना चाहता हूँ तो वो मेरा कवर होता है मैक्रो में। और अगर मैं किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में जानना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं रिलायंस जियो के बारे में जानना चाहता हूँ कि रिलायंस जियो की 2019 में कितनी सेल्स हुई, तो वो मेरा किस में कवर हो जाएगा, माइक्रो में। लेकिन यदि अगर मैं जानना चाहता हूँ कि टेलीकॉम इंडस्ट्री की कितनी सेल्स हुई है 2019 में, या कुछ और इन्फॉर्मेशन जानना चाहता हूँ, प्रॉफिट जानना चाहता हूँ 2019 में कितना हुआ है, अगर मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहता हूँ गाइस, तो वो मेरा आएगा माइक्रो के अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है ना, अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स पता लग गया, ग्रीक वर्ड से आया माइक्रोस, इसका मतलब है स्मॉल, यानी कोई एक इंडिविजुअल कंपनी, हमारे केस में जैसे मान लीजिए रिलायंस, रिलायंस हमारी जियो हो गई। माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ गाइस। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ
इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, मतलब किसी एक इंडिविजुअल यूनिट, किसी इंडिविजुअल फर्म, किसी इंडिविजुअल कंपनी के बारे में, किसी एक इंडिविजुअल के बारे में जब हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में हम डिटेल मांगते हैं या उसके बारे में पढ़ते हैं, तो वो मेरा माइक्रो के अंदर कवर हो जाता है। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, इंडिविजुअल डिमांड, किसी एक व्यक्ति की डिमांड हो गई। इंडिविजुअल सप्लाई, किसी व्यक्ति को हम सप्लाई कर रहे हैं, किसी एक ही व्यक्ति को सप्लाई कर रहे हैं। आगे चल के समझेंगे डिमांड और सप्लाई का, बट अभी यहाँ पर मैं आपको छोटा सा समझाता हूँ। डिमांड का मतलब, जब मैं कोई सामान खरीदता हूँ तो वो मेरी डिमांड है। जब दुकानदार मुझे सामान देता है तो वो सप्लाई होती है। जब मैं दुकानदार से सामान मांगता हूँ, खरीदता हूँ, तो वो मेरी डिमांड हुई। लेकिन जब मैं दुकानदार ग्राहक को सामान देता है तो वो उसके लिए सप्लाई हुई। तो अगर दुकानदार एक ही व्यक्ति को सप्लाई कर रहा है तो वो कहेंगे हम माइक्रो में, लेकिन अगर दुकानदार बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, उन लोगों को दे रहा है, तो वो माइक्रो में कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी डिमांड और सप्लाई के इंडिविजुअल चैप्टर है, हम धीरे धीरे करके उनको भी कवर करेंगे। अभी तो आपको मैंने बेसिक डेफिनेशन दी है इनकी। गाइस माइक्रो पढ़ लिया, मैक्रो की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मैक्रो भी ग्रीक वर्ड से आया है, मैक्रोज, जिसका मतलब है लार्ज। जब हम लार्ज कंपनियों के बारे में जानना चाहते हैं, कंपनियों के समूह के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, तो वो मेरा मैक्रोज के अंदर कवर हो जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ एग्रीगेट यूनिट। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, टोटल होता है, मतलब समूह में किसी चीज के बारे में जानकारी जानना चाहता हूं तो वो मेरा कवर हो जाता है गाइस मैक्रो में। ठीक है गाइस, इतना टफ नहीं है, आराम आराम से चीजों को लेते हुए चलेंगे। कोई अगर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। वही एग्रीगेट डिमांड मैंने कहा था, अगर बहुत सारे लोग जब दुकानदार के पास जाते हैं तो मेरा होता है एग्रीगेट डिमांड। हम सामान मांगते हैं, दुकानदार से सामान मांगते हैं तो। और एग्रीगेट सप्लाई मतलब जब दुकानदार बहुत सारे लोगों को सप्लाई करता है। जब एक लोग को सप्लाई करता है, मतलब एक बहुत सारे लोगों को सामान देता है, तो वो मेरा एग्रीगेट सप्लाई में आ जाएगा। लेकिन अगर वो एक व्यक्ति को देता है तो वो मेरा आ जाएगा माइक्रो में। और जब बहुत सारे व्यक्तियों को सामान देता है, सप्लाई करता है, तो वो मेरा आ जाता है मैक्रो के अंदर। ठीक है गाइस, अब गाइस हम आगे देखने जा रहे हैं कि इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में गाइस ये आ सकता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम देखते हैं। आसान है, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं कि बहुत टफ है, आसान है बिल्कुल। अब हम इसको देखने जा रहे हैं अपने। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है गाइस, जब हम किसी एक कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, जब किसी एक फर्म के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरा माइक्रो के अंदर कवर हो जाएगा। लेकिन जब मैं बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में जानना चाहता हूँ, बहुत सारी कंपनियों के बारे में जानना चाहता हूँ, तो वो मेरा मैक्रो में कवर हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब हम एक एक करके डिफरेंस पढ़ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स गाइस। ठीक है, इट डील्स विद द इकोनॉमी इश्यू रिलेटेड टू सिंगल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब केवल एक कंपनी, एक सिंगल यूनिट के बारे में जब हम बात करते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स, उसके बारे में डिटेलिंग जब करते हैं हम, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हो जाएगा। और इट डील्स विद इकोनॉमिक इश्यू रिलेटेड टू इकोनॉमी एज अ होल। जब इकोनॉमी में सभी एंटिटीज, सभी कंपनियों के बारे में जब हम टोटल में जानकारी जानना चाहते हैं, तो मेरा मैक्रो के अंदर कवर हो जाएगा। इट कंसर्न विद प्राइस एंड आउटपुट ऑफ द फर्म ओनली। मतलब किसी एक फर्म के बारे में, उसकी आउटपुट हो गया, उसका क्या प्राइस है, उसके बारे में जब हम जानकारी जब हम पढ़ते हैं, तो मेरा माइक्रो के अंदर कवर हो जाता है। इट कंसर्न विद एग्रीगेट, मतलब वहीं पर जो मैं प्राइस और आउटपुट देख रहा हूं, अगर मैं वो कंपनियों के समूह के बारे में देख रहा हूं, जानना चाहता हूं, तो वो मेरा किसमें कंसिडर हो जाएगा, मैक्रो के अंदर। और माइक्रो को एक और नाम से जाना जाता है तीसरे पॉइंट में, इट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ प्राइस। हम थ्योरी ऑफ प्राइस के नाम से भी माइक्रो को जानते हैं। और मैक्रो का नाम भी है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। गाइस जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, तो ये फोर्थ पॉइंट मैं कराने जा रहा हूँ आपको। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो ये माना जाता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट है ना, वो कांस्टेंट होंगे। यही लिखा है इसमें, इट अज्यूम दैट मैक्रो इकोनॉमिक आर कांस्टेंट। और इसमें लिखा हुआ इट, और जब हम मैक्रो पढ़ते हैं तो वहां पर माना जाता है कि माइक्रो के जितने भी कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, यानी इनमें कोई चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट का मतलब होता है जब कोई चेंज ना हो। और एग्जांपल ले लिए गाइस, इसमें एग्जांपल में क्या क्या कवर होते हैं। तो एग्जांपल है इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई माइक्रो में, और मैक्रो में आ जाएगा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। अगला है गाइस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है गाइस। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है। गाइस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इट डील्स विद व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व। मतलब कि इसमें ये देखा जाता है कि क्या नाम है, किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमिक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इट बेस्ड ऑन एक्चुअल डेटा।
जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है बेस्ड होता है एक्चुअल डेटा पर, हमारे पास डेटा होता है इसके रिगार्डिंग। इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब इसमें क्या होता है ना गाइज, हमारे पास पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में ना, हमारे पास जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है उसमें हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है, हम हमारे पास फैक्ट्स अवेलेबल होते हैं, तो होते हैं। और फोर्थ पॉइंट है, इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट, रादर इट गिव्स फाइनल रिजल्ट। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है ना गाइज की कोई ओपिनियन नहीं होता, इसमें हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं और हम उसी के बेस पर बोलते हैं और वो ट्रू होते हैं, उसको कोई फॉल्स नहीं बोल सकता, कोई वैल्यू जजमेंट नहीं कर सकता, कोई अपने ओपिनियन नहीं दे सकता उसमें, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। और अगर मैं पढ़ना चाहूँ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है ना, वो अलग अलग लोगों के ओपिनियन होते हैं, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनके ओपिनियन होते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में गाइस क्या होता है कि जो एक्चुअल डेटा होता है ना, जो एक्चुअल बात होती है वही आती है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि लोगों के ओपिनियन होते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम न्यूज़ देखते हैं तो जो एक एंकर होता है उसके साथ साथ 4 लोग भी और होते हैं, तो वो अपना अपना ओपिनियन देते हैं। ठीक है गाइस। इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी, मतलब क्या होना चाहिए। नॉर्मेटिव में क्या होना चाहिए, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो मैंने जैसे एग्जांपल लिया था कि न्यूज़ एंकर्स हो गए, उनके साथ जो और 3-4 लोग होते हैं जो अपना अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं, तो वो ये बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए। होगा या नहीं होगा वो एक अलग बात है। व्हाट ऑट टू बी, ओके। इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा, क्योंकि ओपिनियन है, कोई उनका अपना विचार है, तो एक्चुअल डेटा तो कुछ है नहीं ऐसा। इट गिव्स वैल्यू जजमेंट, मतलब ये लोगों का वैल्यू जजमेंट है, मतलब कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ओपिनियन, ये लोगों के इंडिविजुअल ओपिनियन पर, उनकी जो विचारधारा है उस पर डिपेंड करता है, उनकी बातों पर डिपेंड करता है, एक्चुअल कोई फैक्ट नहीं है। इसलिए गाइस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में एक्चुअल डेटा और एक्चुअल फैक्ट होता है। जब हमारे पास पुख्ता सबूत है, मतलब हमारा हम प्रूव कर सकते हैं कि हाँ बिल्कुल ये देखिए। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए, अगर इफ आई से दैट कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, कि इंडिया की जो जनसंख्या है पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है, तो हमें पता है कि ये सही बात है कि चाइना की अराउंड 144 है और इंडिया की अराउंड 135 है। तो हम कह सकते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में तो कुछ भी बोल लीजिए आप। जो न्यूज एंकर के साथ में और भी 2-3 लोग होते हैं, वो अपना अपना ओपिनियन देना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके पास कोई फैक्ट नहीं है। अब हमने गाइस, अब हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में अब हम डिफरेंस देखेंगे। ठीक है गाइस। गाइस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड विद पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड चीजों को देखा जाता है। ओके। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक डील्स विद ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू कॉमन इशू, जो हमारे जो लोकल में कॉमन इश्यूज चल रहे होते हैं इकोनॉमी में, उससे रिलेटेड जो इकोनॉमिस्ट है, जो लोग हैं, जो इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री है, उनके क्या है ओपिनियन है, उनके अपने अपने अलग अलग ओपिनियन है। दीज स्टेटमेंट आर रिलेटेड विद व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी। वही बताया पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, कि क्या है, क्या था और क्या होना चाहिए। ओके गाइस। दीज स्टेटमेंट आर रिलेटेड विद व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। केवल जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एक ही बात बोलता है कि क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लोगों के ओपिनियन होते हैं कि इसमें ऐसा होना चाहिए, होगा या नहीं होगा अलग बात है। ठीक है गाइस। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा, दीज स्टेटमेंट कैन बी टर्म्ड एज ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर। हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उसके बेस पर ये ट्रू और फॉल्स बोल सकते हैं कि ये बात सही है या नहीं है, लेकिन ये तो लोगों का ओपिनियन है, उनकी अपनी अपनी विचारधारा है, इसको हम ट्रू और फॉल्स नहीं बोल सकते। दीज स्टेटमेंट आर वेरीफाइएबल, बिल्कुल वेरीफाई कर सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। दीज स्टेटमेंट आर नॉट वेरीफाइएबल, ये तो ओपिनियन है लोगों की, उनकी अपनी अपनी विचारधारा, अपनी बातें, हम इनको वेरीफाई नहीं कर सकते। इट मे नॉट लीड टू, मतलब कोई डिबेट नहीं कर सकता, जो जो फैक्ट एंड फिगर है उसको तो हम डिबेट नहीं कर सकते, मतलब कि 4 लोग आकर उसके ऊपर बहसबाजी करने लग जाएं, अपने विचार रखने लग जाएं। इसमें तो क्लियर कट है, इसमें तो क्लियर कट है कि ये है तो है, फैक्ट्स एंड फिगर्स है हमारे पास, ये ट्रू है बिल्कुल। दीज में लीड टू डिबेट, मतलब ये डिबेट जो हमारे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है कि क्या होना चाहिए, इसमें लोग अपने अपने विचार दे सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। जैसे मैंने न्यूज एंकर का लिया, तो वो क्या करते हैं, डिबेट ही तो करते हैं, अपने अपना विचार रखते हैं, अपने ओपिनियन रखते हैं, अपना वैल्यू जजमेंट रखते हैं और डिबेट करते हैं। इट में नो लीड टू, मैंने कहता है डिबेट क्या नहीं हो सकती और यहाँ डिबेट हो सकती है। अगला पॉइंट है गाइस, 6 पॉइंट है, ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक। नाम है कि हम पॉजिटिव इकोनॉमिक को डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमी भी बोल सकते हैं, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक को हम पॉलिसी इकोनॉमिक भी बोल सकते हैं, कि ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए, वो होगी या नहीं वो एक अलग बात है, बट इसको पॉलिसी इकोनॉमिक इसलिए बोला जाता है कि सर ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है गाइस। गाइस इनके एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ग्रेटर देन पॉपुलेशन ऑफ चाइना, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है, क्योंकि
चाइना की इंडिया से ज्यादा पॉपुलेशन है। तो फॉल्स, बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर, हमारे पास फैक्ट्स है कि अराउंड 145 जो है वो चाइना की है और 135 जो है वो इंडिया की है। वैसे भी सेंसस जो है जनगणना होगी 2021 में, तो तभी हो पाएगा क्लियर कट, बट अभी तो ऐसी एस्टिमेट माना जाता है कि फैक्ट्स एंड फिगर है वैसे कि इंडिया की सेकंड पॉपुलेशन है। अब ये बोल रहे हैं मान लीजिए ओल्ड एज पेंशन शुड बी स्टॉप्ड, व्यू पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मान लीजिए एक चैनल चल रहा है उसमें ओपिनियन दिया जा रहा है कि क्या नाम है इसका, जो ओल्ड एज पेंशन है कि बंद हो जानी चाहिए। कई लोग, जो कई इकोनॉमिस्ट बोलेंगे कि बंद हो जानी चाहिए क्योंकि सरकार का इससे क्या नाम है जो बर्डन है वो कम पड़ेगा, लेकिन कई लोग कहते हैं कि बुजुर्गों को पेंशन मिलने से उनको थोड़ी हेल्प हो जाती है, फाइनेंशियल हेल्प हो जाती है। तो ये एक अलग अलग इकोनॉमिस्ट का ना अपना अपना अलग अलग पॉइंट व्यू है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते। तो गाइज ये हमारा डिफरेंस था। उसके बाद हम पढ़ते हैं गाइज टाइप ऑफ इकोनॉमी, कितनी तरह की हमारी इकोनॉमी है। ठीक है गाइज, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो 3 तरह की है गाइज, गवर्नमेंट इकोनॉमी, प्राइवेट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। हमें जो इकोनॉमी पढ़नी है ना गाइज, वो 3 तरह की हमारी बुक्स में जो हमें पढ़नी है वो 3 तरह की हमें पढ़नी है। पहला है गाइज गवर्नमेंट इकोनॉमी, दूसरा है प्राइवेट इकोनॉमी, तीसरा है गाइज मिक्स्ड इकोनॉमी। गवर्नमेंट इकोनॉमी जिससे नाम से ही क्लियर है कि जिस पर कंट्रोल जो है, जिस पर जो कंट्रोल होगा वो गवर्नमेंट का होगा। प्राइवेट इकोनॉमी जिसमें प्राइवेट लोगों के हाथों में कंट्रोल होगा। मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें प्राइवेट लोगों का भी कंट्रोल होगा और गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होगा। सिंपल है गाइस, ये तो बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर, सिंपल है। गवर्नमेंट इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल है, गवर्नमेंट डिसीजंस लेगी, जो प्राइस के चेंजेस करने किसी भी प्रोडक्ट में वो कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी। प्राइवेट इकोनॉमी में प्राइवेट वाले बंदे करेंगे अपना। और मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट और प्राइवेट का दोनों का मिक्सचर्स होगा। ठीक है गाइस, गवर्नमेंट इकोनॉमी को ना गाइस सोशलिस्ट इकोनॉमी भी इनके नाम है, सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोला जाता है, प्लान्ड इकोनॉमी भी बोला जाता है और सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी भी बोला जा सकता है। जो हमारा जब पेपर आएगा तो उसमें कुछ भी आ सकता है, गवर्नमेंट इकोनॉमी आ सकता है कि गवर्नमेंट इकोनॉमी क्या होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है। तो कंफ्यूजन ना रहे आप लोगों को, इसलिए मैंने सारे जो नाम है ना वो लिख दिए मैंने। ठीक है ना गाइस, गवर्नमेंट इकोनॉमी में क्या है ना गाइस कि गवर्नमेंट इकोनॉमी के नाम है गवर्नमेंट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी और सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, मैक्सिमम इनके 4 ही नाम है। प्राइवेट इकोनॉमी को हम 2 और नाम से बोलते हैं, मार्केट इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी। और अगर मैं मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करूं तो उसको हम कंबाइंड इकोनॉमी भी कह सकते हैं। मिक्स मतलब जिसमें कॉम्बिनेशन हो किस चीज का, गवर्नमेंट और प्राइवेट का, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जिसमें मिले हो वो हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी हो जाएगा। ओके, अब हम थोड़ी सी डिटेलिंग कर लेते हैं, बेहद ही सिंपल है, ये टॉपिक है नहीं और ये लास्ट टॉपिक है। गैस इस टॉपिक को ना अगर आप देखोगे ना, इन पॉइंट्सों को पढ़ोगे ना, तो एक क्वेश्चन होगा इन कि मेरा जो डिफरेंस आ सकता है, या तो तीनों ही इकोनॉमी में डिफरेंस आ सकता है या 2 इकोनॉमी में डिफरेंस आ सकता है। मैंने जो पॉइंट्स लिखवाए ना, ये पॉइंट्स इनकी डेफिनेशन में भी कवर हो जाएगा, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी कवर हो जाएगा और तो और इनके डिफरेंस में भी कवर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल पॉइंट्स में मैंने इनको डिफाइन किया हुआ है। ठीक है गाइस, कोई भी इशू हो सकता है, अगर आपको कोई भी इशू है, कुछ पूछना है इसी चैप्टर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आई विल श्योरली रिप्लाई इट टू यू। ओके, थैंक यू गाइस। मैं अब आगे बढ़ना जा रहा हूँ कि गवर्नमेंट इकोनॉमी क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या पॉइंट्स हैं गवर्नमेंट इकोनॉमी में। फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ इकोनॉमी वेयर ओवरऑल कंट्रोल आर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। मैंने पहले बताया था कि गवर्नमेंट इकोनॉमी नाम से क्लियर है कि जो कंट्रोल होगा ना सारा वो किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा। गवर्नमेंट ही डिसीजंस लेगी, गवर्नमेंट ही प्लान करेगी, उनके ऊपर प्लानिंग लेगी, डिसीजंस लेगी। हियर ऑल मेजर डिसीजन आर टेकन बाय गवर्नमेंट, सिंपल है कि सारे डिसीजन जो है गवर्नमेंट लेगी। प्राइवेट सेक्टर डज नॉट इंटरफेयर इन द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट, नो, प्राइवेट सेक्टर कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी, गवर्नमेंट ही सारे डिसीजंस लेगी। ऑल डिसीजन आर बेस्ड ऑन क्रिएटिंग सोशल वेलफेयर, तो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट तो कोशिश करेगी अपना फायदा तो नहीं, लेकिन गवर्नमेंट क्या लोगों का भला देखेगी, लोग सोशल सोशल वेलफेयर देखेगी। तो ये हमारे पॉइंट है, सिंपल है। पहला पॉइंट कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, दूसरा जो डिसीजन होंगे वो कौन लेगा, गवर्नमेंट लेंगी। तीसरा क्या, प्राइवेट सेक्टर को एंट्री नहीं है, प्राइवेट सेक्टर कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते गवर्नमेंट के डिसीजन पर। और फोर्थ, जो डिसीजन बनाती है ना गवर्नमेंट अपनी इस इकोनॉमी में, वो देखा जाता है लोगों की भलाई के लिए। अगर मैं इसके एग्जांपल लूं तो जो कंट्री में गवर्नमेंट इकोनॉमी जो फॉलो करती है अभी जो वर्ल्ड में, चाइना है, डेनमार्क है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, फिनलैंड है, जिनमें से आप 3 एग्जांपल लिख सकते हो, चाइना, डेनमार्क और कनाडा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं गाइस अपनी दूसरी इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी जिसमें जो डिसीजंस लेंगे, जो कंट्रोल होगा वो किसका होगा गाइस, प्राइवेट में होगा, प्राइवेट लोगों के हाथों में होगा। इट इज अ इकोनॉमी वेयर ओवरऑल कंट्रोल आर इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर कैन नॉट इंटरफेयर इन द डिसीजन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। यहां पर अब गवर्नमेंट नहीं कर सकती इंटरफेयर, जो प्राइवेट वाले डिसीजन ले लिया इस इकोनॉमी में तो प्राइवेट का ही जो ऑनरशिप होगा, नो वन कैन इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ओके, हियर ऑल मेजर डिसीजन आर टेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर, डिसीजन कौन लेगा, और प्राइवेट सेक्टर। और जब प्राइवेट सेक्टर डिसीजन लेगा तो वो अपना प्रॉफिट देखेगा कि उसको कितना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, वो हमारी प्राइवेट जो सेक्टर के लोग हैं वो यही देखेंगे।
इट इज अ इकोनॉमी वेयर ओवरऑल कंट्रोल आर इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। पहला पॉइंट, गवर्नमेंट सेक्टर कैन नॉट इंटरफेयर इन द डिसीजन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर इंटरफेयर नहीं कर सकती इस इकोनॉमी में। हियर ऑल मेजर डिसीजन आर टेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पर सारे डिसीजन कौन लेता है? प्राइवेट सेक्टर। ऑल डिसीजन आर बेस्ड ऑन अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट। यहाँ पर वो सोशल वेलफेयर नहीं देखेगी प्राइवेट इकोनॉमी वाला, वो अपना प्रॉफिट देखेगी कि उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। ओके, तो ये प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर का नाम बता दे तो यूएसए, यूके, सिंगापुर, यूएई, यूके। दो तीन एग्जांपल आप याद कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका। अब है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब जिसमें फीचर्स होंगे गवर्नमेंट के भी और प्राइवेट इकोनॉमी के भी, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये थोड़ा सा एक नंबर में आ सकता है आपके क्वेश्चंस की मिक्स्ड इकोनॉमी किसने दी है, तो प्रोफेसर जे.एम. केन्स ने ये पॉइंट लाया था। कि क्या होता है ना गाइस, इसको मिक्स्ड इकोनॉमी लाने का ना मकसद ना गवर्नमेंट का, जो जे.एम. केन्स ने ये अपना व्यू पॉइंट रखा था कि मान लीजिए जैसे गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट इकोनॉमी हुई तो गवर्नमेंट जैसा कि हम जानते हैं कि स्लो मतलब काम करती है मतलब। और अगर प्राइवेट के हाथों में दे दिया जाए स्वामित्व तो सब कुछ, तो प्राइवेट वाले अपना प्रॉफिट देखेंगे, सोशल वेलफेयर चला जाएगा। गवर्नमेंट में देखते हैं तो जो गवर्नमेंट में जिनका काम का तरीका है वो इतना फास्ट नहीं होता। तो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है ताकि सोशल वेलफेयर भी मेंटेन हो सके और जो काम है, जो डेवलपमेंट है, वो भी चलता रहे। तो ये जेएम केन्स ने ये पॉइंट अपना व्यू पॉइंट रखा था मिक्स्ड इकोनॉमी को लाने के लिए। इट इज अ इकोनॉमी वेयर ओवरऑल कंट्रोल आर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। दोनों का कंट्रोल होता है इस पर। ऑल मेजर डिसीजन आर टेकन बाय गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। दोनों अपना व्यू पॉइंट रखते हैं, दोनों के डिसीजन होते हैं यहाँ पर। ऑल डिसीजन आर बेस्ड ऑन क्रिएटिंग सोशल वेलफेयर अलॉन्ग विद अर्निंग नॉमिनल प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट तो अर्न करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल जो सेक्टर वाले, जो नॉर्मल है, जो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग हैं वो भी आ चुके हैं इसमें। तो प्रॉफिट तो अर्न करेंगे, बट ऐसा नहीं कि वो हाई प्रॉफिट अर्न करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगे ताकि उनका भी जो है, जो कॉस्ट लगा रहे हैं, जो अपना पैसा लगा रहे हैं बिजनेस में, वो उनका रिकवर हो सके। लेकिन सोशल वेलफेयर भी यहाँ मेंटेन होगा। ये जेम केन्स ने ये पॉइंट अपना रखा था। एग्जांपल, वन ऑफ द आवर कंट्री एग्जांपल इंडिया। ओके गाइस, मिक्स्ड इकोनॉमी में जेम केन्स ने बोला था ताकि नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न हो सके और सोशल वेलफेयर भी मेंटेन हो सके। तो गाइस ये हमारा था इकोनॉमी का। ठीक है गाइस, यही हमारे गाइस जो फर्स्ट चैप्टर ना हमारा, यही हमारे पॉइंट्स है। मैंने सारे अपने नोट्स बनाकर मैंने आपका पहला चैप्टर इन्हीं में कवर करा दिया। ठीक है गाइस, अभी तो हम एक और रिवीजन करेंगे। और गाइज मान लीजिए सपोज अगर आपका आता है कि क्या नाम है इसका, कि डिफरेंस बताइए, तो आप इन्हीं पॉइंट्स को लिख दोगे ना कॉलम वाइज बनाकर। जैसे मैंने नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का बनाया था, माइक्रो और मैक्रो का बनाया था मैंने, उस तरीके से आपको क्या करना है, अगर आप इन्हीं को लिख दोगे, अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, तो आप यही पॉइंट लिखेंगे। फीचर्स आएंगे तो भी आप ये लिख सकते हैं। मैंने इसलिए इस तरीके से डेफिनेशन बनाने की कोशिश करी कि फीचर्स आएंगे या डेफिनेशन आएंगे तो आप ये लिख सकते हैं। और अगर दोनों तीनों के बीच में डिफरेंस आता है, या कई बार ऐसा हो सकता है कि केवल दो इकोनॉमी के बीच में डिफरेंस आए, तो आपको कॉलम में कर देना और यही पॉइंट्स रख देने हैं। ठीक है, तो इतना इसमें ज्यादा कोई टफ नहीं है। एक बार और हम अपने रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने पढ़ा क्या। ठीक है गाइस, अभी हमने, ये हमारा चैप्टर है लास्ट गाइस। ओके गाइस, गाइस हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि इस तरीके से हमारे पास ना लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। इकोनॉमिक्स में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं गाइस, वो हमारे पास क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। लेकिन हमें उनका इस तरीके से इस्तेमाल करना है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का, ताकि हमारी मैक्सिमम जो सेटिस्फेक्शन है, जो हम चाहते हैं, जो हमारी चीजों को हम, जो हमारी इच्छाएं होती है मैक्सिमम, जिनकी पूर्ति करना हमें सबसे पहले अनिवार्य है, उनको हम पूरा कर सके। तो वो हम इकोनॉमिक्स में देखते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनका किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकें ताकि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। वो सोसाइटी में रहने वाले हर एक वर्ग को मिलना चाहिए, जो हर एक सेक्शन है उसको मिलना चाहिए। आइदर वो सामान खरीदने वाला कंज्यूमर हो, या सामान बेचने वाला प्रोड्यूसर हो, या तो सोसाइटी में रहने वाले लोग हो, तो सबको उसका बेनिफिट होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में ये देखा जाता है। स्केर्सिटी अगला पॉइंट था हमारा। स्केर्सिटी मतलब किसी चीज की कमी। इकोनॉमिक्स में गाइस हमें ये बताया जाता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना वो लिमिटेड हैं, उनके जो रिसोर्सेज हैं वो कम है हमारे पास। लेकिन आगे ये भी बात बताई गई थी कि हमारे पास उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी कम है, लेकिन आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के बहुत यूज है, मतलब हम हर एक जगह इलेक्ट्रिसिटी के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है चॉइस, मतलब कि लिमिटेड रिसोर्सेज है गाइस, ये भी हमें पता लग गया। और ऑल्टरनेटिव, जो ऑल्टरनेटिव उनके, हम बहुत सारे उनके यूज कर सकते हैं, ये भी हमें पता लग गया। तो जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जिस चीज को पूरा करना ना हमारे लिए अभी अनिवार्य है, पहले हम उस चीज को पूरा कर सकेंगे, तो उसका चॉइस करने को हम चॉइस बोलते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद इकोनॉमिक्स कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, एक माइक्रो और एक मैक्रो। जब हम एक इंडिविजुअल कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, जब हम एक इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो माइक्रो में कवर होगा। और अगर हम किसी कंपनियों के समूह के बारे में, व्यक्तियों के समूह के बारे में, फर्म के समूह के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो मेरा मैक्रो में कवर हो जाएगा। ठीक है गाइज, इसके बाद माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या होता है वो हमने देखा, कॉलम और एक हमने डिफरेंस का कॉलम बनाया था।
कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में इट डील्स विद इकोनॉमिक इशू रिलेटेड टू सिंगल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमिक इशू करेगी, एक इकोनॉमिक के बारे में बात करेगी, और इट डील्स विद इकोनॉमिक इशू रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स एज अ होल, मतलब इकोनॉमिक्स में रहने जो इकोनॉमी है उसमें रहने वाले सभी कंपनियों के बारे में, सभी फर्म के बारे में, सभी व्यक्तियों के बारे में जब चर्चा होगी या बातें होंगी, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा जाएगा, उनके इश्यूज को समझा जाएगा, तो वो मैक्रो में कवर होगा। इट कंसर्न विद द प्राइस एंड आउटपुट ऑफ वन फर्म ओनली, केवल एक फर्म के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और इट कंसर्न विद ओवरऑल एग्रीगेट के बारे में। और माइक्रो इकोनॉमिक्स को एक और नाम से जाना जाता है थ्योरी ऑफ प्राइस, लेकिन मैक्रो को एक और नाम से जाना जाता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अगला हमारा पॉइंट, और मैंने बताया था सबने पहले जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे हम, तो मैंने बताया था कि जब माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं तो ये माना जाता है, एक अजम्पशन होती है हमारी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और जब हम स्टडी करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो वहां पढ़ा जाता है कि मैक्रो जो माइक्रो के कंटेंट है वो क्या है, हमारे कांस्टेंट हैं। एग्जांपल ले लिया मैंने इंडिविजुअल डिमांड, किसी एक व्यक्ति की जो दुकान किसी एक व्यक्ति की डिमांड है, किसी एक व्यक्ति की सप्लाई है। कंपोनेंट किसी एक जब हम व्यक्तियों के समूह की डिमांड लेते हैं, है ना, और प्रोड्यूसरों के समूह के हम सप्लाई देखते हैं तो वो हमारा सप्लाई में आ जाता है। उसके बाद पढ़ा था हमने गाइस पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक। पॉजिटिव इकोनॉमिक हम जब कोई अपनी बात रखते हैं, कोई विचारधारा रखते हैं सम फैक्ट्स सम फिगर्स के ऊपर जो ट्रू बिल्कुल ट्रू है या तो फॉल्स और ट्रू साबित हो जाए तो वो हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में देखा जाता है। और कोई अपना ओपिनियन देता है तो वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में कवर होता है। ठीक है गाइस, ये हमारे डिफरेंसेस के हमने। और टाइप ऑफ इकोनॉमी क्या था, हमने टाइप ऑफ इकोनॉमी में देयर आर 3 टाइप ऑफ इकोनॉमी हमने पढ़ा था। गवर्नमेंट इकोनॉमी जिसपे कंट्रोल जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है, डिसीजन कौन ले सकता है, केवल गवर्नमेंट ले सकती है। गवर्नमेंट किस चीज का ध्यान रखेगी, सोशल वेलफेयर का ध्यान रखेगी। प्राइवेट इकोनॉमी मतलब जो कंट्रोल होता है वो प्राइवेट लोगों के हाथों में होता है, डिसीजन कौन लेंगे, प्राइवेट लोग लेंगे। वो क्या चीज ध्यान रखेंगे, अपना प्रॉफिट, कैसे उनका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो सके, ज्यादा से ज्यादा उनका प्रॉफिट हो सके। मिक्स्ड इकोनॉमी में मतलब क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट जो इकोनॉमी उनके भी कुछ लोग होते हैं और प्राइवेट इकोनॉमी के भी कुछ लोग होते हैं। इनमें हम देखते हैं कि ताकि नॉमिनल प्रॉफिट भी हो सके और सोशल वेलफेयर दोनों मेंटेन हो सके। तो ये हुआ हमारा गाइस टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच गाइस। ये हमारा पहला चैप्टर था अपना इकोनॉमिक्स का। गाइस मैं ऐसे ही धीरे धीरे करके वीडियोस लाता रहूंगा, ये पहला चैप्टर है, अगर आप कर लेंगे तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये कंप्लीट है आपका 11th की इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है गाइस। ठीक है, अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो गाइज आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। कुछ और सब्जेक्ट में आपको हेल्प चाहिए अदर देन इकोनॉमिक्स, आई विल श्योरली हेल्प यू। फिलहाल हम इकोनॉमिक्स पर फोकस करेंगे। ठीक है गाइज, 11th की मैं ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके मैं और सब्जेक्ट और वीडियोस लाता रहूंगा। ये जो मेरी लेक्चर है, जो मेरा वीडियो है, ये कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर है हमारा इकोनॉमिक्स का। ठीक है, मैं अब जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें हमारा सेकंड चैप्टर होगा। सो गाइज इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन पुट योर क्वेश्चन ऑन योर कमेंट, आई विल श्योरली रिप्लाई इट टू यू। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स, बाय।